आज हम दुनिया की शायद सबसे मशहूर प्रेम कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं। विलियम शेक्सपियर का रोमियो और जूलियट। हाँ, हमारे पास इस नाटक के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ गलत कहाँ हुआ। और सवाल यही है ना कि क्या ये त्राजेडी किस्मत में लिखी थी? या ये कुछ गलत फैसलों और इंसानी गुस्से का नतीजा थी। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि शेक्सपियर हमें पहले ही सीन में, मतलब प्रस्तावना में ही सब कुछ बता देते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि वेरोना शहर में दो दुश्मन परिवार हैं। और उनके बदनसीब सितारे वाले प्रेमी एक दूसरे के प्यार में पड़ेंगे और उनकी मौत से ही ये खानदानी दुश्मनी खत्म होगी। तो फिर सस्पेंस कहाँ रहा? अगर हमें अंत पता है तो फिर हम इसे देखते क्यों हैं? मजा क्या हुआ में नहीं है, मजा कैसे और क्यों में है। शेक्सपियर हमें एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं, चलो अब देखो कि कैसे ये दो मासूम बच्चे प्यार, नफरत, किस्मत और जल्दबाजी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इन धागों को सुलझाना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वेरोना की सड़कों पर। एक आम सी लड़ाई से। हाँ, दो दुश्मन परिवारों मॉन्टेग्यू और कैपुलेट के नौकर आपस में भिड़ जाते हैं। और ये छोटी सी लड़ाई ही दिखा देती है कि ये नफरत समाज में कितनी गहरी है। ये सिर्फ परिवारों के मुखिया तक नहीं है, ये उनके खून में उतर चुकी है। और तभी शहर का राजकुमार एस्केलस आता है। हाँ, और वो आकर लड़ाई रोकता है और एक आखिरी चेतावनी देता है कि अब अगर शांति भंग हुई तो सजा मौत होगी। ये बहुत बड़ा दाव है। बहुत बड़ा। और ये बाद में कहानी पर बहुत गहरा असर डालता है। और इसी तनाव के बीच हमारी मुलाकात होती है रोमियो से। पर वो इन सब लड़ाइयों से बिल्कुल अलग थलग है। वो तो अपनी ही दुनिया में है। हाँ, रोजालिन नाम की एक लड़की के प्यार में डूबा हुआ है और बहुत दुखी है। एक मिनट, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब, क्या उसका प्यार सच्चा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। कई जानकार मानते हैं कि रोजालिन के लिए रोमियो का प्यार वो एक तरह से किताबी है। किताबी मतलब वो एक दुखी प्रेमी की भूमिका निभा रहा है, जैसा कविताओं में होता है। वो असली उलझे हुए प्यार के लिए तैयार नहीं है। रोजालिन एक कल्पना है। और शायद इसीलिए जब उसे जूलियट से प्यार होता है तो वो इतना असरदार होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो प्यार असली है, वो उसे बदल देता है। और ये बदलाव आता है कैपुलेट की पार्टी में। लेकिन वो वहां पहुंचता कैसे है? ये भी तो किस्मत का एक खेल ही है। हाँ, लॉर्ड कैपुलेट का एक नौकर है जिसे मेहमानों की लिस्ट दी गई है। और वो पढ़ नहीं सकता। और वो मदद मांगता है रोमियो से। सोचिए जरा, अगर वो नौकर पढ़ना जानता होता या किसी और से पूछ लेता तो शायद रोमियो और जूलियट कभी मिलते ही नहीं। पूरी कहानी की नींव एक अनपढ़ नौकर की छोटी सी गलती पे टिकी है। ये कहानी का पहला क्या होता अगर वाला पल है। तो रोमियो पार्टी में जाता है रोजलिन के लिए, लेकिन वहां उसे जूलियट दिख जाती है। और रोजलिन को एक पल में भूल जाता है। वो कहता है, क्या मेरे दिल ने आज तक कभी प्यार किया था? इस रात से पहले मैंने सच्ची सुंदरता कभी नहीं देखी। वाह। और उनकी पहली बातचीत वो एक सोनेट के रूप में है, एक 14 लाइन की प्रेम कविता। ये तो कमाल है। ये शेक्सपियर का जीनियस है। वो भाषा से ही बता रहे हैं कि ये प्यार कितना आदर्श है, काव्यात्मक है। ये कोई हाय हेलो नहीं है। लेकिन इसी काव्यात्मक पल में असल दुनिया की नफरत घुस आती है। टाइबॉल्ट, जूलियट का चचेरा भाई। हाँ, वो रोमियो की आवाज पहचान लेता है और उसकी तलवार म्यान से बाहर आ जाती है। पर यहाँ लॉर्ड कैपुलेट उसे रोक देते हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि वो बहुत शांत हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहते। एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन टाइबाल्ट का गुस्सा शांत नहीं होता। वो कसम खाता है कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। और ये धमकी हवा में एक टाइम बॉम्ब की तरह लटक जाती है। पार्टी खत्म होती है और दोनों को एक दूसरे की असलियत पता चलती है। और जूलियट की वो लाइन, मेरा एकमात्र प्यार मेरी एकमात्र नफरत से पैदा हुआ है, उफ, दिल तोड़ देती है। तो अब उन्हें पता है कि वो एक ऐसी लकीर के दो तरफ खड़े हैं जिसे पार करना नामुमकिन है। लेकिन जैसा होता है, मनाही प्यार की आग को और भड़का देती है। और यही आग रोमियो को वापस दुश्मन के बगीचे में खींच लाती है, जो हमें कहानी के सबसे यादगार सीन तक ले जाता है, बालकनी सीन। जूलियट अपनी बालकनी पर आकर कहती है, ए रोमियो, तुम रोमियो क्यों हो? और फिर वो मशहूर लाइन, नाम में क्या रखा है। आज हमें ये बात बड़ी आम लग सकती है, लेकिन उस जमाने के वेरोना में तो नाम ही सब कुछ था। आपका परिवार ही आपकी पहचान था। बिल्कुल। तो जूलियट का ये सवाल सिर्फ एक रोमांटिक लाइन नहीं है, ये पूरे सामाजिक ढांचे पर एक सीधी चुनौती है। अच्छा। वो कह रही है कि एक इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके अपने गुणों से होनी चाहिए। ये उस युग के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। और इसी क्रांतिकारी प्यार में
वो अगली सुबह ही शादी करने का फैसला कर लेते हैं। ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? हाँ, बहुत तेज है। ये उनकी कम उम्र और जुनून को दिखाता है, लेकिन ये उनकी हताशा को भी दिखाता है। हताशा? हाँ, वो अपनी नफरत भरी दुनिया से भागकर अपनी एक छोटी सी पवित्र दुनिया बनाना चाहते हैं। शादी उनके लिए उस दुनिया को बनाने का एकमात्र तरीका है। और इस काम में उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं फ्रायर लॉरेंस। हाँ, वो रोमियो को डांटते तो हैं कि वो इतनी जल्दी रोज़लिन को भूल गया, लेकिन फिर शादी के लिए मान जाते हैं। पर क्यों? फ्रायर यहाँ सिर्फ एक पादरी की तरह नहीं, बल्कि एक राजनेता की तरह सोच रहे हैं। वो इस प्यार को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाए। सही। ये उनका एक बहुत बड़ा जुआ था, और उन्होंने इस बात को कम आंका कि युवा जुनून और पुरानी नफरत कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। यह दिलचस्प बात है। फ्रायरों ने सलाह भी देते हैं, समझदारी से और धीरे चलो। जो तेजी से दौड़ते हैं वो ठोकर खाते हैं। और फिर उसी दोपहर उनकी गुप्त शादी करवा देते हैं। अपनी ही सलाह के खिलाफ जा रहे हैं। यही तो त्रासदी है। कहानी का हर समझदार किरदार सही सलाह तो देता है, पर जब करने की बारी आती है तो खुद ही भटक जाता है। और इसी के साथ हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। अधिनियम 3। शादी के कुछ ही घंटे हुए हैं और टाइबल्ट अपना बदला लेने के लिए रोमियो को ढूंढ निकालता है। और वो रोमियो को लड़ने के लिए उकसाता है। पर अब रोमियो लड़ नहीं सकता। टाइबल्ट अब उसका रिश्तेदार है ना? वो शांति बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका दोस्त मर्क्यूशियो इसे कायरता समझ बैठता है। मर्क्यूशियो, वो इस नाटक का विवेक है। वो अकेला है जो इस नफरत की बेवकूफ़ी को देख सकता है और उसका मजाक उड़ाता है। और वो खुद टाइबैट से लड़ने लगता है। रोमियो उन्हें रोकने के लिए बीच में आता है। और उसी की बाह के नीचे से टाइबल्ट मर्क्यूशियो को मार डालता है। जब मैंने पहली बार मर्क्यूशियो के आखिरी शब्द पढ़े थे, तुम्हारे दोनों घरों पर महामारी फैले। अ प्लेग ऑफ बोथ योर हाउसेस। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ। वो किसी एक का पक्ष नहीं लेता, वो दोनों को कोसता है। और उसकी मौत के साथ ही कहानी से हास्य और समझदारी दोनों खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ अंधेरा और गुस्सा बाकी है। और यही गुस्सा रोमियो पर हावी हो जाता है। दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए वो टाइबल्ट को मार देता है। और ये है वो पल, है ना? हाँ, जहां किस्मत से ज्यादा एक इंसान का फैसला कहानी को तय करता है। बिल्कुल। यहाँ रोमियो शांति और प्यार की जगह गुस्सा और बदला चुनता है। वो अपने पति के धर्म पर अपने खानदान की इज्जत को तरजीह देता है। और वो खुद भी ये समझ जाता है। टिबॉल्ट को मारने के बाद वो चिल्लाता है, ओह मैं किस्मत का मारा हूं। उसे लगता है कि किस्मत ने उसे फंसा दिया। नतीजा ये होता है कि राजकुमार उसे वेरोना से निर्वासित कर देता है और यहीं से हालात और बिगड़ते हैं। हाँ, लॉर्ड कैपुलेट जो कुछ समय पहले अपनी बेटी की मर्जी पूछ रहे थे, अब जूलियट का दुख दूर करने के लिए उसकी शादी पेरिस से तय कर देते हैं। और जब जूलियट मना करती है तो हम लॉर्ड कैपुलेट का असली रूप देखते हैं। वो प्यार करने वाले पिता से एक जालिम तानाशाह बन जाते हैं। उसे घर से निकालने तक की धमकी दे देते हैं। यहाँ हमें एक और थीम दिखती है, बड़ों की नाकामी। राजकुमार शांति नहीं बना पाता, लॉर्ड कैपुलेट अपनी बेटी को नहीं समझ पाते। और हद तो तब हो जाती है जब जूलियट की सबसे करीबी, उसकी नर्स, भी उसे रोमियो को भूलने की सलाह देती है। उस एक पल में जूलियट दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। और यही अकेलापन उसे एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर करता है। वो मदद के लिए फिर फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है, जो अब अपनी पिछली गलती को सुधारने के लिए एक और भी ज्यादा जोखिम भरा प्लान बनाते हैं। एक ऐसी दवा का प्लान जिसे पीकर जूलियट 42 घंटों के लिए मृत जैसी दिखेगी। ये प्लान सुनने में ही इतना अजीब लगता है। इसमें इतनी सारी चीजें गलत हो सकती हैं। और वही होता है। ये प्लान पूरी तरह से सही समय पर सही जानकारी पहुंचने पर टिका था, और वो भी उस जमाने में जब कोई फोन या ईमेल नहीं था। फ्रायर एक खत भेजते हैं रोमियो को सब कुछ समझाने के लिए, लेकिन वो खत कभी पहुंचता ही नहीं। क्यों? क्या होता है? खत ले जाने वाले फ्रायर जॉन को एक घर में क्वारंटाइन कर दिया जाता है क्योंकि वहां प्लेग फैलने का शक होता है। ओहो, ये तो किस्मत का एक और क्रूर मजाक है। एक महामारी ने मर्क्यूशियो के श्राप को सच कर दिया। तो रोमियो तक सही जानकारी नहीं पहुंचती, बल्कि उसके नौकर के जरिए जूलियट की मौत की झूठी खबर पहुंच जाती है। हाँ, और ये सुन के रोमियो गुस्से और दुख में कहता है, तो मैं तुम्हें ललकारता हूँ सितारों। विडंबना देखें, वो सोचता है कि वो किस्मत को चुनौती दे रहा है, लेकिन असल में वो सीधा उसी के बिछाए जाल में जा रहा है। वो जहर खरीदता है और जूलियट के साथ मरने के लिए वेरोना लौट आता है। मकबरे पर उसका सामना पेरिस से होता है। और एक और लड़ाई में वो पेरिस को भी मार डालता है। वो एक और लाश के ऊपर से गुजरकर जूलियट तक पहुंचता है। वो जूलियट के मृत शरीर को देखता है, जो अभी भी खूबसूरत है, उसे आखिरी बार चूमता है और जहर पी लेता है। ठीक उसी पल जब जूलियट की बेहोशी टूटने वाली होती है। समय का खेल देखिए, बस कुछ मिनटों का फासला। और फिर जूलियट जागती है।
वो रोमियो को मरा हुआ पाती है। फ्रायर उसे भगा ले जाने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है। वो रोमियो का खंजर उठाती है और खुद को मार लेती है। और अंत में दोनों परिवारों के मुखिया वहां पहुंचते हैं। और अपने बच्चों की लाशों को देखकर उन्हें अपनी नफरत की असली कीमत समझ आती है। वो हाथ मिलाते हैं, दुश्मनी खत्म करते हैं। लॉर्ड मॉन्टेग्यू जूलियट की सोले की मूर्ति बनवाने का वादा करते हैं। लेकिन ये शांति बहुत बहुत महंगी पड़ी। जैसा कि राजकुमार आखिर में कहते हैं, इससे ज्यादा दुख की कोई और कहानी कभी नहीं थी जितनी जूलियट और उसकी रोमियो की थी। तो अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटें, किस्मत या गलती, तो जवाब शायद ये है कि दोनों का एक घातक मिश्रण था। मतलब किस्मत ने उन्हें पार्टी में मिलवाया, लेकिन टाइबाल्ट का गुस्सा उसका अपना फैसला था। बिल्कुल, किस्मत ने खत को रोका, लेकिन रोमियो का बदला लेना उसका अपना चुनाव था। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। हाँ, किस्मत ने हालात बनाए, लेकिन किरदारों के जुनून, गुस्से और जल्दबाजी ने उन हालातों को त्रासदी में बदल दिया। फ्रायर का अच्छा इरादा, रोमियो का आवेग, कैपुलेट का अहंकार, इन सब ने मिलकर उस बंदूक में गोलियां भरी जिसे किस्मत ने चलाया। तो ये कहानी सिर्फ दो प्रेमियों की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की है। एक ऐसा समाज जो अपनी नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि वो अपने ही बच्चों को खा जाता है। सही कहा। और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। नाटक का अंत होता है दोनों परिवारों के हाथ मिलाने से। क्या ये एक उम्मीद भरा अंत है या ये सिर्फ एक चेतावनी है? ये शांति उनके बच्चों की कब्रों पर बनी है। क्या इंसान वाकई त्रासदी से सीखता है या हम बस अगली त्रासदी होने का इंतजार करते हैं?